हो गया ना? ठीक। चलिए ध्यान देंगे। अब कार्बन प्रतिरोधक के बाद हमको पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और विद्युतीय परिपथ। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़िएगा तो करंट से रिलेटेड हमको पढ़ना है आपका किरचॉफ का नियम पढ़ना है, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है। उसके बाद आगे चल के विभव मापी या मीटर वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका पूरा प्रैक्टिकल है। जब आप प्रैक्टिकल बनाइएगा तो आप बुक में भी वो अरेंजमेंट आप देखेंगे जो हम लोग बनाएंगे कि विभव मापी क्या होता है, उसका उपयोग क्या है, ये सारा चीज हमको देखना होगा। चलिए तो सबसे पहले हम आते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर। हेडिंग दिया जाए सेल का, हेडिंग देंगे सेल का, सेल मतलब बैटरी होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसको कहा जाता है इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखिए बायो में भी आप पढ़े होंगे तो सेल मतलब कोशिका होता है जी, और यहाँ भी हम लोग सेल जो पढ़ रहे हैं बैटरी, तो बैटरी में आप देखेंगे इलेक्ट्रोड होता है और उसी इलेक्ट्रोड को हम लोग कोशिका उसका कह सकते हैं। मतलब एक एक करके बहुत सारा कोशिका मिलके फॉर्म करता है सेल को। ठीक है, तो उसे एक इलेक्ट्रोड को हम लोग सेल कहेंगे। अब ये होता क्या है, तो आप कहेंगे कि सर सेल एक आप कह सकते हैं कि पावर हाउस है, ये ऊर्जा का सप्लाई करता है। जैसे हमारे हाथ में ये सेल है, बैटरी है, तो अब बताइए कि बैटरी को अगर परिपथ में जोड़ा जाता है तो क्या करता है बालक? तो बैटरी को परिपथ में जोड़िएगा तो ये ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब उसको ऊर्जा नहीं कह के हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, या वोल्टेज कहते हैं कि वोल्टेज देता है। और उसी एनर्जी को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन परिपथ में क्या होता है, चलने का काम करता है। ठीक है, तो अभी इस पर हम नहीं आएंगे, अभी थोड़ा सा आंतरिक प्रतिरोध पर बात करेंगे। तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध है, मान लीजिए कि आप सेल बनाए हैं, तो अगर बैटरी को खोलिएगा तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारे प्लेट्स, पहले तो आपको यहाँ पे दो रॉड दिखाई देंगे एनोड और कैथोड करके, और इसके अंदर बहुत सारा प्लेट्स अरेंज रहता है रो और कॉलम में। ठीक है, आप देखिएगा जो बैटरी है इन्वर्टर वाला उधर लगा हुआ है, और बैटरी का भी बहुत सारा टाइप होता है, इस पर भी हम बात करेंगे कि अलग अलग टाइप का बैटरी होता है। सिलिंड्रिकल होता है, लेकलान सेल होता है, ड्राई सेल होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है, इसके बाद बटन सेल होता है जो घड़ी वगैरह में छोटा छोटा लगता है। तरह तरह का सेल है, बैटरी है, कोई चार्जेबल होता है, कोई नॉन चार्जेबल होता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं लिथियम बैटरी है, इसको चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल में आप लिथियम वाला यूज करते हैं तो ये चार्जेबल होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का आपका सेल होता है। तो अभी हम केवल इस पे बात कर रहे हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड वाला। ठीक है, इसमें लिक्विड डाला जाता है। तो देखिए आप अगर इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखिएगा बैटरी के अंदर, तो प्लेट को इस तरीके से अरेंज किया जाता है, आपको देखने पर रो और कॉलम जैसा लगेगा, जैसे डायग्राम बना है ना इसी तरीके से दिखेगा। तो आपको लगेगा कि एक प्लेट दूसरे प्लेट को काट के रखा गया है, काटा नहीं गया है, इसको अरेंज किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, रो और कॉलम बनाकर, और इसके अंदर एक लिक्विड डाला जाता है जी, उसको विद्युत अपघट है, इसको लिक्विड में पूरा को डुबा दिया जाता है। आप देखेंगे ये पूरा जो सेल होता है, बैटरी होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटय कहा जाता है। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक कॉन्ग H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी इसमें ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट है वो विद्युत अपघटन का क्रिया करता है। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो प्लस को तोड़ के अलग कर लेगा, माइनस को अलग कर लेता है। क्लियर है? अब यहाँ पर आप ई जो इलेक्ट्रोड बनाए हैं, ध्यान देंगे, बात नहीं,
ये जो आप इलेक्ट्रोड बनाए हैं, ये जो आप इलेक्ट्रोड बनाए हैं तो ये किसी ना किसी धातु का होगा। आप इलेक्ट्रोड जो बनाए हैं ये किसी ना किसी धातु का होगा। और याद रखेंगे प्रत्येक धातु के पास कुछ प्रतिरोधकता भी होता है। अति चालक रहेगा तो बहुत कम, लगभग ना के बराबर, लेकिन बाकी सब धातु का तो होता ही है। इसका मतलब कि ये भी कुछ ना कुछ परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो याद रखेंगे कि सेल का, बैटरी का जो अपना प्रतिरोध होता है उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, किसी बैटरी को आप चार्ज करके छोड़ दीजिए, ठीक है, आप किसी बैटरी को पूरा चार्ज करके छोड़ दीजिए और आप कुछ समय बाद आइए, 2 महीने 3 महीने बाद आइएगा, तो देखिएगा बैटरी का जो पावर है, वोल्टेज है, वो अपने एक्चुअल वोल्टेज से कम हो गया है। अब कोरोना काल में क्या हुआ था, क्लासेस बंद हो गए थे, तो हम लोग तो यहाँ से चार्ज ही करके गए थे, लेकिन जब आए तो देखे कि बैटरी तो डिप डिस्चार्ज है। ठीक है, चार्ज करके हमने छोड़ा था, लेकिन जब हम लोग आए तो देखे कि ये तो पूरा एकदम डिस्चार्ज है। तब बताइए कि इतने दिन में जब कोई यूज नहीं किया तो उसका एनर्जी गया कहाँ? तो उसका एनर्जी ये जो इलेक्ट्रोड होता है यही अपने आप को एक्टिव रखने के लिए थोड़ा थोड़ा यूज करता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, बहुत माइनर यूज करेगा। तो डिपेंड करता है कि आप इसको कितना चार्ज करके रखे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आप मेटल का यूज किए, ये इलेक्ट्रोड यूज किए, इसका भी प्रतिरोधक होता है, इसका भी प्रतिरोधकता होता है, ये भी कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है। अब इस सब अगर ऊर्जा को अवशोषित नहीं करेगा तो ये डेड हो जाएगा, मतलब सक्रिय नहीं रहेगा। तो अपने आप को सक्रिय रखने के लिए थोड़ा थोड़ा एनर्जी ये भी यूज करता है। अब आप बोलते हैं कि डिप डिस्चार्ज हो गया है, मतलब ये सक्रिय नहीं है। अब सोचिएगा कि इसमें हमें HCl डाल के तुरंत इलेक्ट्रोलिसिस कर दे तो नहीं होगा, क्योंकि आपका ये जो सेल है वो डेड हो चुका है। अब उस सेल को एक्टिव करना पड़ता है। तो याद रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड बना होता है ये भी आपका मेटल का ही बना होता है, और ये क्या करता है, आपके टोटल एनर्जी में से थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेता रहता है। तो ये भी एक तरह का प्रतिरोध है ना हुआ जी। हमें इसको 200 वोल्ट पे चार्ज करके गए थे, आए तो देखे कि 180 है, ठीक है, तो 20 वोल्ट कम हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तब तो 20 वोल्ट घट गया। तो याद रखेंगे, अब इसका आंतरिक प्रतिरोध है। फिर पूछा जाएगा आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो पहले कहिएगा कि इलेक्ट्रोड के नेचर पर, कि जो इलेक्ट्रोड बनाए हैं इस किस धातु का बना है, क्योंकि सबका प्रतिरोधकता अलग अलग होता है। मालूम है ना जी कि एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता ज्यादा होगा, कॉपर का कम होगा। तो आप किस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाए हैं इसके प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा निर्भर करता है कि आप कितना दूरी पर सबको अरेंज करके रखे हैं। तीसरा डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया को डुबा के रखे हैं। आप देखिएगा बैटरी में इंडिकेटर देता है कि आपका अगर पानी कम हो जाता है तो आप डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं। देखे ना, इन्वर्टर वाले बैटरी में इंडिकेटर रहता है, लाल रंग दिया रहता है कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए। कारण क्या है कि अगर मान लीजिए कि इसमें पानी कम हो गया, आपका लिक्विड कम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, हम वो लिक्विड को ही इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। जो आप लिक्विड डालते हैं ना, इसमें HCl या जो भी डालिएगा वो लिक्विड को ही इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं। मान लीजिए आधा हो गया, तो आधे के साथ विद्युत अपघटन का क्रिया होगा, ऊपर के साथ नहीं होगा। और ऊपर जब ऊपर वाला इलेक्ट्रोड हवा के संपर्क में आता है तो सल्फेट बना लेता है, ठीक है, जिसको तुतिया कहा जाता है। आप देखोगे उजला उजला लग जाता है, और जहां ही हवा के साथ ऑक्सीडाइज होके अपने आप को खराब कर लेगा, उस पर तुतिया आ जाएगा, सल्फाइड आ जाएगा, तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। अब उस स्थिति में आपको प्लेटें चेंज करना पड़ जाएगा। दूसरा, अगर कम के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करेगा तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा, फिर आपको बैकअप नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इंडिकेटर दिया रहता है कि इसमें पानी कम होगा ना तो आप ऊपर से डिस्टिल वाटर डाल देंगे। अब सवाल ये है कि सर घर का पानी नहीं डाल देंगे, कल वाला, चापा कल वाला नहीं डालिएगा। क्यों? उसमें आयंस रहते हैं, मिनरल्स रहता है, ठीक है। डिस्टिल वाटर क्या होता है कि उसमें कोई आयन नहीं रहता है, आप खाली पानी को डाल रहे हैं, और जब एसिड में जाता है तो एसिड का ही आयन ग्रहण कर लेता है, तो समझिए कि एसिड बन गया। समझ में आ रहा है? अगर डिस्टिल वाटर आप एसिड में डालते हैं तो इसमें तो आयन है नहीं, तो वो अंदर जाएगा तो H+Cl- इसका आयन इधर से उधर पहुंचाएगा, उसी को अपने पास रख लेता है। लेकिन अब पानी डाल दीजिएगा चापाकल वाला तो पहले ही से आयन लेके जाता है,
तो हो सकता है किसी के साथ रिएक्ट करके उसको खराब भी कर दे। समझ आ रहा है? डाल के देख लेवे के बाद पूछा मत हमरा से, जाके डाल दिया 1 महीना बाद बताइए हमरा, ठीक है? उसमें देखिए वो क्या होता है, वो अपने तरफ से कुछ ऐड कर देता है। देखना वो लिखा रहता है ऑस्मोसिस प्रोसेस में, उसमें कुछ मिनरल्स वो ऐड कर देता है। तो उसमें हमको मिनरल्स नहीं चाहिए, एकदम डिस्टिल वाटर चाहिए। हाँ, वर्षा का पानी, या क्या करना नहीं होगा ना तो जो पानी को बॉयल करके वेपर में चेंज कर लेना और उसी को ठंडा करके अपने यूज करना, वो भी डिस्टिल वाटर हो गया आपका, है ना जी? मान लिया नहीं है, गांव में नहीं मिल रहा है, तो भाप बना दी है, भाप वाला पानी इकट्ठा कर ली, हो गया डिस्टिल वाटर, बेचिए बोतल में कर बिजनेस हो गया है। चलिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको परिभाषित करना है बालक, लिखेंगे, हेडिंग दे दिए हम लोग, लिखेंगे किसी सेल द्वारा इसमें प्रवाहित धारा के लिए उत्पन्न विरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए बालक, पहले याद कीजिए, सेल में हम लोग केवल बैटरी के चिन्ह बनाते थे, याद है? लेकिन याद रखेंगे कि बैटरी का अपना एक प्रतिरोध भी है। अब भले कम है, लेकिन है तो यहाँ पर, होता बहुत कम है लेकिन है तो यहाँ मेंशन करना होगा। तो याद रखेंगे ये क्या है, तो यहाँ पर विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और जो आप सेल कहिएगा केवल इसी को नहीं कहेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक इस सब सेल में आ जाएगा। तो याद रखिएगा इन टोटल को हम सेल कहेंगे। तो अभी जो पढ़ने वाले हैं उस सेल में ई भी रहेगा, याद रखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध भी रहेगा। चलिए डायग्राम बना लीजिए। अब इसमें एक टर्मिनल प्लस होता है, दूसरा टर्मिनल क्या होगा? माइनस। ना ऐसा कोई नहीं है, आप कहीं भी दे सकते हैं। हम यहाँ नहीं लिखे, यहाँ नहीं लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तो बाहर ही दिखाई देता है, अंदर वाला थोड़ी प्रतिरोध दिखाई देता। हो गया बालक? अभी टोटल को आप सेल कहेंगे, इसमें यांत्रिक प्रतिरोध भी रहेगा। अगर नहीं भी लिखते हैं तो दिमाग में रखना कि होता है। अब बाहर वाला प्रतिरोध जो आप जोड़ते हैं वो कैसे लिखते हैं? कैपिटल आर से, वो बाह्य प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध कैसे लिखना है? स्मॉल आर से लिखा जाए। इसके नीचे लैंग्वेज लिखेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है निम्न कारकों पर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, और डैश दे दीजिए। अब कौन कौन सा कारक है जिस पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करेगा, उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो एक एक करके लिखा जाए।
सबसे पहले 1 नंबर में लिखेंगे सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, हो गया बालक, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। 2 नंबर में लिखेंगे विद्युत अपघटय के विद्युत अपघटय के घोल में, विद्युत अपघटय के घोल में इलेक्ट्रोडों के, विद्युत अपघटय के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर, डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर, मतलब टोटल इलेक्ट्रोड में कितना भाग डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है तब तो बेहतर है, अगर कम है तो याद रखेंगे कि अगर कम डूबा हुआ है तो उतना ही, जितना डूबा है उतना ही इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो जब टोटल के साथ विद्युत अपघटन का क्रिया नहीं होगा तो ऊर्जा भी उतना जनरेट नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट में लिखा जाए, 2 हुआ ना। 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, 3 नंबर पॉइंट में लिखा जाए विद्युत अपघटय की, विद्युत अपघटय की प्राकृति, विद्युत अपघटय की प्रकृति एवं, विद्युत अपघटय की प्रकृति एवं सांद्रता पर, विद्युत अपघटय की प्रकृति एवं सांद्रता पर। देखिए सांद्रता क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जिसको कहा जाता है, क्या होता है बता सकते हैं? बताइए सांद्रता क्या है? गाढ़ापन होता है जी, ठीक है, कि ज्यादा गाढ़ा है कि कम गाढ़ा है, कितना सांद्र है, इसको कम कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि पानी मिलाते जाइए, सांद्रता कम करते जाइए, गाढ़ापन कम करते जाइए, है ना जी। तो यहाँ पर अब मान लीजिए कि कोई बैटरी यूज कर रहा है और 5 साल से हमारे पानी पे पानी डाल रहा है, तो बताइए आपका एसिड का पावर कमजोर ना हो जाएगा? क्योंकि एसिड और बेस का जो नेचर होता है वो पीएच स्केल पे नापा जाता है। क्या पे कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है कि आपका वीक है, उसका भी आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में तो मालूम होगा कि उसका नेचर होता है, पीएच स्केल पे मापा जाता है। तो मान लीजिए आप देखे होंगे किसी का बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, पूरा एकदम पानी भर दिया है उसमें, अब देख रहा है कि काम नहीं कर रहा है, तब आप कॉल कीजिएगा कंपनी वाले को, आएगा तो अपना मशीन लेके आके चेक करता है, उसका स्ट्रेंथ चेक करता है कि जो एसिड है वो कितना काम कर रहा है, वो बैकअप चेक करता है कि इसका बैकअप सही है कि नहीं है, 1 घंटा में कितना का बैकअप दे रहा है, और चेक करके वो आपको बताएगा। तो याद रखेंगे अगर एसिड का स्ट्रेंथ उतना नहीं रहा तो एसिड को चेंज कर देता है, समझ में आ रहा है? तो आप एसिड के प्रकृति पर, प्रकृति मतलब स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और कॉन्सेंट्रेशन पर, कॉन्सेंट्रेशन मतलब और उसमें खाली एसिड डाल दिया जाता है नहीं, कुछ अनुपात में डिस्टिल वाटर वो दोनों मिला के डाला जाता है, क्यों? उसका अम्लता कम करने के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अगर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए थोड़ा सा डिस्टिल वाटर भी हम लोग यूज करते हैं। तो हमेशा तो हम लोग डिस्टिल वाटर ही डालते हैं, हम लोग तो एसिड डालते नहीं है। तो उसका बताइए नेचर, जो मतलब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने का प्रक्रिया था या स्ट्रेंथ था, वो पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? अब पानी डाल डाल के उसके पावर को क्या कर दिए, कम कर। आए हाँ तो हमारा मालूम बा, आए नॉर्मल कहाँ डालेंगे जी, हम लोग अगल बगल दुकान है, सब दुकान पे रखा रहता है, 2-4 गो स्टॉकों में रखते हैं हम लोग, जैसे 2 गो यहाँ 3 गो बैटरी है, 1 गो यहाँ रखा हुआ है, घर पे है, वहां कोचिंग में हर जगह रखा हुआ है। 50 रुपए में तो 2-3 लीटर वाला मिल जाएगा, ना हो तो वेपर बना ली है तरह का, तो बताइए
ना लेना है, क्या करना है उसको। और पी भी लीजिएगा तो हानिकारक नहीं है। होता है कुछ घर में छोटा बच्चा पी जाता है तो हानिकारक थोड़ी है, वो एसिड थोड़े है, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और, उसमें करेंट तो पास नहीं करेगा, नहीं डिस्टिल वाटर में, क्यों, कुचालक हो जाता है। एक चम्मच नमक डाल दीजिए तो वो हो जाएगा चालक, और करंट जोरदार करंट लग जाएगा। चेक कर लेना बोल रहा है। चलिए आगे लिखा जाए, सेल का पैराग्राफ चेंज करके, सेल का, हाँ पैराग्राफ चेंज करके, पॉइंट वाइज नहीं, पैराग्राफ चेंज करके केवल लिखेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है। यह सेल को प्रयोग में, यह सेल को प्रयोग में लाए जाने पर, यह सेल को प्रयोग में लाए जाने पर परिवर्तित हो जाता है, सेल को प्रयोग में लाए जाने पर परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हो गया बालक। अब मान लीजिए कि किस तरीके से आप उसको यूज कर रहे हैं, कम एनर्जी है तो कम ही लेगा, ज्यादा एनर्जी रखे हैं तो ज्यादा लेगा, तो इसका प्रतिरोध निश्चित नहीं रहता है। निश्चित कौन रहता है, जो हम लोग बाहर से जोड़ते हैं ना, कि देखिए ये 10 ओम का है या 1 लाख ओम का है, इसको जोड़ रहे हैं तो ये निश्चित होता है। लेकिन ये सब क्या है, अनिश्चित। क्यों, क्योंकि वो कारण पे तो निर्भर नहीं कर रहा है, वो लिक्विड के कंसंट्रेशन पे, उसके नेचर पर, दूरी पर, धातु के नेचर पर डिपेंड करता है। जब इतना कारक पे निर्भर करता है तो कभी बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है, क्योंकि उसमें आप परिवर्तन कर रहे हैं बार बार। लेकिन बाहर वाला फिक्स होता है जो हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। वो भी कौन, कार्बन वाला। एक बताया था कि चर है, एक अचर भी होता है, एक चर भी होता है। तो जो नहीं बदलेगा वो चर है, एक बदल भी सकते हैं, दिखाए थे आपको कि आगे पीछे करके बदला जा सकता है। तो ये नहीं कि प्रतिरोधक जो होता है सब आपका अचर ही होता है, उसमें कुछ चर वाला भी होता है जो हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए, ये आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल के अंदर होता है कि बाहर होता है, अंदर होगा, समझ आ रहा है, बाहर नहीं हो, बाहर तो बाहरी प्रतिरोध हो गया। ये बताइए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा, ओम होगा। वो बाहर का प्रतिरोध हो चाहे अंदर का प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध है ना जी, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा, क्लियर है, तो समझ जाइएगा ना इसको। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। अगर शॉर्ट में लिखना हो तो इसको हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ कहा जाता है। अब इतना लंबा हम लोग नहीं लिखते हैं तो हम लोग ईएमएफ भी कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल, पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ लीजिए, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि आपके टेस्ट में दिए थे इसका क्वेश्चन, ठीक है, टेस्ट में था, तो पहले समझ लीजिए ये है क्या। हो गया बालक। चलिए समझा दे रहे हैं, उसके बाद लिखिएगा। देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो पहले नाम से ही समझते हैं कि सर ये तो लग रहा है कि बल है, कैसा बल है,
तो विद्युत को वहन करने वाला बल है। वाहक क्या होता है? जो अपने साथ कुछ ले जाए। समझ में आ रहा है? वाहक किसको बोलते हैं? जो अपने साथ कुछ ले जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये बल है जो अपने साथ कार्य करता है, ढोता है किसको? विद्युत को। तो समझ में आ गया कि विद्युत को ले जाने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। लेकिन याद रखिए, ये नाम लिखे हैं बल, लेकिन ये है एक तरह का काम, ये वर्क डन होता है। क्योंकि अगर आप किसी को ले जा रहे हैं, आप वहन कर रहे हैं, हम उठा के यहां से यहां ला दिए, तब काम वो कर दिए जी। क्योंकि बल गुने विस्थापन क्या होता है? कार्य होता है। तो याद रखेंगे, लिखा तो बल है, लेकिन ये एक प्रकार का होता क्या है? कार्य होता है। कैसा कार्य होता है? तो परिपथ में एक छोर से दूसरे छोर तक, ध्यान देंगे, परिपथ में एक छोर से दूसरे छोर तक आवेश को जाने के लिए दिया गया ऊर्जा होता है। थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक परिपथ हम बना ले रहे हैं। इस परिपथ में एक बल्ब ले लिया हमने, और इस बल्ब को यहां पर लाके छोड़ दिए। अब बताइए, बल्ब जलेगा कि नहीं? ग्लो करेगा कि नहीं? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बैटरी नहीं जोड़े हैं। बैटरी जोड़ने पे क्या होता है कि करंट बन जाता है। अच्छा रुक जाइए, देखिए, बहुत आदमी के दिमाग में ही रहता है कि बैटरी जोड़ने से इलेक्ट्रॉन जो होता है बैटरी में से निकल निकल के इधर से उधर जाना शुरू करता है। तो याद रखेंगे, बैटरी जो होता है इलेक्ट्रॉन भर के नहीं रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो पहले ही से आपके तार में है, आप तार से जुड़े हैं ना जी बल्ब को। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन तो पहले ही से इसमें है। इलेक्ट्रॉन थोड़े हमको देना है, हमको इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना है, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है इसके पास। तो ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ बैटरी ऐड कर रहे हैं, प्लस और माइनस ऐड कर रहे हैं, तो याद रखेंगे ये इतना दूर हम सेल बोल देंगे कि ये मेरा क्या है? सेल है। तो बैटरी ऐड करने पे क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को एक धक्का दिया जाता है, बल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और इसके पास ऊर्जा नहीं है, ठीक है, ऊर्जा नहीं है, तो बैटरी जोड़े, तो बैटरी जोड़ने पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को इसे धक्का दिया गया, चलो भागो यहाँ से, जाओ कुछ काम हम कर लो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को दबाया गया, पुश किया गया। तो अब बताइए, किसी पर आप बल लगा दिए, उसका जगह बदल दिए, क्योंकि ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको मारेगा, तो याद रखेंगे इस तरीके से पहुंचता है बालक। तो यहाँ पर बल लगाया जा रहा है किसके द्वारा? सेल द्वारा। और इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है गति में आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या बनता है? करंट। तो इसीलिए इस सब इलेक्ट्रॉन को वाहक कहा जाता है, वाहक, ठीक है, क्योंकि ये अपने साथ ऊर्जा को कैरी करता है। और वही जब चलेगा परिपथ में तो बल्ब को जलाते हुए आगे बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन जब परिपथ में चलता है तब क्या बनता है? करंट बनता है। तब सवाल ये है कि सर विद्युत वाहक बल कौन सा बल है? तो इस इलेक्ट्रॉन को सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा है जिससे ये चल सके। याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल हम तार का निकालते हैं, नहीं बैटरी का निकालते हैं। जैसे मान लिए मेरे पास ये बैटरी है, इस पे लिखा है 9 वोल्ट। याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि जो बगल में आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इसको 9 जूल का एनर्जी दिया है कि जाओ तुम घूम के इधर से आओ। समझ आ रहा है? 9 वोल्ट का मतलब हो गया कि हर एक सेकंड में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको 9 जूल का एनर्जी दिया जाता है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो अब बताइए, अंदर ना देता होगा कि बाहर से निकल के देता होगा? आप प्लस और माइनस से जोड़ देते हैं कि भाई इधर से तुम जाना, इधर से लौट के आ जाना है। इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? माइनस से प्लस चलता है। करंट कैसे चलेगा? प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाता है कि तुम जाओ यहाँ से घूम के फिर यहाँ पर चले आना, फिर हमसे ऊर्जा लेना, यहाँ से लेके यहाँ चले आना। ये बार बार प्रक्रिया चलते रहता है जब तक इसका एनर्जी खत्म ना हो जाए। समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे कि अगर 9 वोल्ट का हम बैटरी जोड़ दिए, इसका मतलब ये होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन को 9 जूल का एनर्जी दिया गया है ये पूरे परिपथ में चलने के लिए। कोई दिक्कत बालक? तो अब बताइए कि आप बल लगा दिए, आप बल लगा के विस्थापन कर दिए, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के इधर आ रहा है, तब बल गुने विस्थापन क्या होता है? कार्य होता है। कोई दिक्कत? तो इसका परिभाषा विभव के परिभाषा जैसा ही है। कैसे आप लिखते थे विभव में
कि सर इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, याद है। और आवेश को अगर 1 कर दिया जाए तो ई भी किसके बराबर हो जाता है, W। तो याद रखेंगे विद्युत वाहक बल भी क्या है, एक प्रकार का कार्य ही होता है। और इसके बाद टर्मिनल विभवांतर बताएंगे, वो भी एक प्रकार का कार्य है। लेकिन विद्युत वाहक बल बैटरी के अंदर होता है, परिपथ में नहीं होता है। कहाँ निकालेंगे, तो अंदर। तब विद्युत वाहक बल को आप समझ लीजिए कि इसका एनर्जी है, जिसे आप खरीद के लाए हैं, लिखा है 9 वोल्ट। तो याद रखेंगे इसका 9 वोल्ट विद्युत वाहक बल हो गया। समझ में आ रहा है। अगर 5 वोल्ट का लाए तो उसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, मतलब हर 1 सेकंड में जितना ही ऊर्जा देगा इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, यही इसका क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। कोई दिक्कत बालक। तब विद्युत वाहक बल परिपथ का निकालिएगा कि सेल का निकालिएगा, सेल का, इसका होता है। कोई दिक्कत। परिभाषा लिखा जाए बालक, लिखेंगे इकाई आवेश को, इकाई आवेश को, इकाई आवेश को पूरे परिपथ में, इकाई आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में सेल सहित, इकाई आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित, पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित कराने में, सेल सहित प्रवाहित कराने में, प्रवाहित कराने में सेल द्वारा, प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए, सेल द्वारा किए गए कार्य, सेल द्वारा किए गए कार्य अर्थात, अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही, अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही, दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसे, इसे देखिए सूचित करने का तरीका है, एप्टा कहा जाता है। तो देखिए विद्युत वाहक बल को कैसे सूचित करेंगे, कोई ई से भी लिखता है, कोई इस तरीके से भी लिखता है, हम ई तरीके से लिखेंगे, और एक ये भी होता है। 4 तरीका है जी। अब इसमें ये नहीं हम प्रयोग करेंगे, कारण क्या है, तीव्रता हम लिख चुके हैं। अब लिख दीजिए तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ई भी ऐसे भी लिखा जाता है विद्युत वाहक बल को, लेकिन सुविधा हमको इसको लिखने में होता है। ठीक है, ई भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी बार बार टेढ़ा करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये बेहतर है चारों में से कोई प्रयोग कीजिए। लिखेंगे इसे, इसे निम्न प्रकार से, इसे निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है, इसे निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है। सब प्रकार आपके सामने है। क्या बालक, अब इसको वोल्टेज भी कहा जाता है, याद रखेंगे, यही तो वोल्टेज है। अब कहिएगा कितना वोल्टेज देगा, तो हर 1 सेकंड में 9 जूल दिया, मतलब 9 वोल्ट हो गया। आए बताया नहीं थे एप्टा, हाँ हो गया बालक। चलिए तो हम कौन सा यूज करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे सामने दिख रहा है, यही यूज करने वाले हैं। हटा दे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है,
तो ध्यान देंगे प्रति सेकेंड जो आवेश को दिया गया ऊर्जा है वही उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यहां लिखेंगे अब लिखना नहीं है, इसको अभी मत लिख लीजिए, ये आगे बोल के लिखवाया जाएगा समझाने के लिए कि विद्युत वाहक बल क्या है। तो आप कहिएगा कि सर ये एक तरह का ऊर्जा है जो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है परिपथ में चलने के लिए। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए डायग्राम में सबसे पहले आप बैटरी को दिखा दीजिए और बैटरी के बगल में कौन रहता है, तो आंतरिक प्रतिरोध। अब परिपथ में एक बड़ा वाला प्रतिरोध जोड़ दिए, प्लस माइनस हो गया, यह आंतरिक प्रतिरोध हो गया। और इसको सूचित करने का तरीका क्या ले लेंगे, टेप्टा से ले लेंगे इस तरीके से। और ये टोटल का नाम क्या हो जाएगा, सेल। ये टोटल यहां से यहां तक ही सेल है, ये सेल होगा। अभी जो आप यहाँ प्रतिरोधक लगाए हैं, याद रखिएगा ये जो प्रतिरोधक होगा इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कैपिटल आर। ठीक है, करंट का प्रवाह कैसे होता है, प्लस से माइनस की ओर, इधर से ले रहे हैं। करंट चलेगा यहां से होते हुए फिर यहां आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, माइनस टू प्लस। करंट कैसे चलेगा, प्लस टू माइनस। डायग्राम बना लीजिए और इसके नीचे लिखिए। डायग्राम बना लेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। तो इसके लिए हो गया बालक। तब विद्युत वाहक बल क्या है, तो आप कहिएगा कि सर ऊर्जा दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, तो आवेश को दिया गया है। तो आवेश को ऊर्जा देंगे या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में जो काम करेंगे वही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। डायग्राम बन गया। अब इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। समय, यहाँ समय नहीं होगा, यहाँ आवेश होगा। आवेश, हम ऊर्जा किसको दे रहे हैं, आवेश को दे रहे हैं। एक सेकंड में इतना हमें ऊर्जा दे दिए, वो ऊर्जा प्राप्त करके क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह आ गया। तो लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल बराबर सेल द्वारा प्रति सेकंड दी गई ऊर्जा और अपॉन आवेश। तो मात्रक में क्या होगा, दी गई ऊर्जा का जूल हो जाएगा, आवेश का कूलम, जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट। तो यही तो आपके टेस्ट में आया था कि विद्युत वाहक बल का मात्रक बताइए, तो वोल्ट ही होगा। हो गया बालक। आए, चलिए लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके। सेल में बाह्य प्रतिरोध है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। सेल में बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर,
अभी जो डायग्राम बनाए थे उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। सेल में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर आवेश के प्रवाह का, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर आवेश के प्रवाह का विरोध करते हैं, आवेश के प्रवाह का विरोध करते हैं, आवेश के प्रवाह का विरोध करते हैं। अतः परिपथ में आवेश को, अतः परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में, अतः परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में, परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में सेल को प्रतिरोधों के विरुद्ध, सेल को प्रतिरोधों के विरुद्ध, सेल को प्रतिरोधों के विरुद्ध, प्रतिरोधों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, सेल को प्रतिरोधों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो बताइए कि अगर हमसे कह दे कि आप विद्युत वाहक बल बताइए, विद्युत वाहक बल, तो ये किसका निकलेगा? सेल ही का निकलता है। तो एप्टा बराबर, तो आप लिखे हैं कि प्रति सेकंड दिया गया ऊर्जा, तो ऊर्जा किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है, ठीक है। और किसको आप दिए हैं? आवेश को दिए हैं कि आप इधर से इधर चले जाइए, तो आप जितना आवेश देंगे, इकाई आवेश को जितना आप ऊर्जा देंगे एक छोर से दूसरे छोर आने के लिए, वही दिया गया ऊर्जा आपका क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। तो इसको लिख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल एप्टा इक्वल टू कितना? W/Q। अब आपसे कहा गया कि इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र निकाल लीजिए, तो निकल जाएगा बालक। हाँ, जूल प्रति कूलम, तो क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। हो गया, लिखेंगे। फॉर्मूला जब भी दिखाई दे उसको ब्रैकेट में पहले कवर कीजिए, ठीक है, उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि आप जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले नजर फॉर्मूले पे भी जाना चाहिए। हो गया बालक, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। सेल का विद्युत वाहक बल का, सेल का विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र है। सेल का विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, और डैश दे दीजिए। हमको एसआई मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है। तो ये भी तो वोल्ट दिखाई दे रहा है, विभव ही जैसा। तो याद रखेंगे कि विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट ही होता है। देखिए निकाल दे रहे हैं। आपसे कहा गया कि एसआई मात्रक बताइए, तो एसआई मात्रक एप्टा इक्वल टू W/Q। कोई ई भी लिख सकता है, एनर्जी भी लिख सकता है, क्योंकि आपका कार्य ही एनर्जी होता है। बताइए कार्य का क्या होता है? जूल। आवेश का कूलम। तो जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है, वोल्ट। तो अब देखिए वोल्ट केवल इसी का नहीं होता है, विद्युत वाहक बल का भी वोल्ट, विभवांतर का भी वोल्ट, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर का भी वोल्ट, ठीक है, और बहुत सारा, मतलब जो भी रहे, आप विभव कहिए, ये विभवांतर कहिए, ये दोनों एक ही है। विभव का ही अंतर विभवांतर कहलाता है। तो विभव का भी वोल्ट मिल गया, विभवांतर का भी वोल्ट मिल गया,
विद्युत वाहक बल का भी वोल्ट मिल गया और टर्मिनल विभवांतर का भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। तो जितना सुने आप सबका मात्रा क्या है, वोल्ट ही। लिखिए तो बीमीय सूत्र है बालक, बीमीय सूत्र निकाल लीजिए। तो कार्य है और नीचे आवेश है, तो कार्य का होता है m l स्क्वायर टी इनवर्स 2, आवेश का होता है AT, तो कितना हो जाएगा m l स्क्वायर टी इनवर्स 3 a इनवर्स 1। लिख लेंगे इसको। हो गए। अब यहां पर लिख दिए कि 9 वोल्ट विद्युत वाहक बल है बैटरी का, इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब ये है कि 1 कूलम्ब आवेश को 9 जूल का एनर्जी दिया गया है परिपथ में चलने के लिए। ठीक है, 1 कूलम्ब आवेश को 9 जूल का एनर्जी दिया गया है परिपथ में चलने के लिए, तो विद्युत वाहक बल कितना होगा, 9 वोल्ट। क्लियर है, तो यही तो हम लोग लिखे हैं। और विद्युत वाहक बल हम लोग निकालते किसका है, सेल का निकालते हैं, क्योंकि वही ना एनर्जी देता है। तो बस अभी एक टॉपिक तो और था, टर्मिनल विभवांतर, फिर उसका अंतर था, लेकिन बस समय कम है तो यहीं रोक देते हैं। चलो बंद कर दो बाबू।